एप्पल ने आईफोन 17 सीरीज लॉन्च कर दी है। 4 नए आईफोन्स आए हैं और एप्पल का ये टेक इवेंट इंडस्ट्री में एक फेस्टिवल के जैसा होता है। सोशल मीडिया फीड्स भरी पड़ी रहती हैं, एक्सपर्ट्स अपने ओपिनियन दे रहे होते हैं और दुनिया भर में करोड़ों लोग एक स्क्रीन से चिपके हुए बैठे रहते हैं नए आईफोन्स को सिर्फ देखने के लिए। नए आईफोन्स थोड़े पतले हैं, प्रोसेसर इनका नया है, कैमरा पिछले साल से थोड़ा सा बेहतर है, प्राइसिंग ऑफ कोर्स प्रीमियम ही रखते हैं। 82,000 से नए आईफोन स्टार्ट होते हैं। लोग किडनी बेचने वाले जोक्स ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और सेल जब स्टार्ट होगी, आपको पता है उस दिन स्टोर के बाहर लंबी लंबी लाइंस लगने वाली है। ये रिचुअल है, हमेशा होता है, हर साल होता है। लेकिन आज मैं आपसे आईफोन 17 के स्पेक्स की, उसके कैमरा मेगापिक्सल या फिर उसके नए प्रोसेसर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आज बात कर रहा हूँ एप्पल की। कैसे एप्पल यहाँ तक पहुँचा कि हर कोई आजकल आईफोन्स के लिए पागल है, हर किसी को हाथ में आईफोन चाहिए। एप्पल को इतना बड़ा, इतना प्रीमियम किसने बनाया और ये कैसे बना? ये कहानी है एप्पल की, ये कहानी है स्टीव जॉब्स के एक ड्रीम की। शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल, एक अजीब सा सवाल जो हर कोई पूछता है एप्पल के बारे में, कि एप्पल इतना महंगा फ़ोन बेचता है, हर साल ऐसी टेक्नोलॉजी लाता है जो शायद उसके कॉम्पिटिटर्स के पास पिछले 2-3 साल से होती है, हर फ़ोन में आपको दिखती है, फिर भी लोग आईफोन ही क्यों खरीदना चाहते हैं? क्यों एक आईफोन हाथ में होना एक स्टेटस सिंबल बन गया है? इसका जवाब फ़ोन के अंदर नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर है। एप्पल एक फ़ोन नहीं बेचता, एप्पल एक एक्सपीरियंस बेचता है, एक फीलिंग, एक एहसास बेचता है, एक ट्राइब, एक प्रीमियम कल्ट का हिस्सा होने की फीलिंग। और ये कहानी आईफोन से बहुत पहले शुरू हो गई थी 1997 में, जब एप्पल बैंकरप्सी के कगार पे था और स्टीव जॉब्स कंपनी में वापस आए थे। उस वक्त उन्होंने एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम था थिंक डिफरेंट। उस साइड में कोई प्रोडक्ट नहीं दिखाया गया था, सिर्फ अल्बर्ट आइंस्टाइन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, महात्मा गांधी जैसे मिसफिट्स और रेबल्स की तस्वीरें थी। वॉइस ओवर कहता था, हियर्स टू द क्रेजी वंस, द वंस हु सी थिंग्स डिफरेंटली, बिकॉज द पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। उसे कैंपेन ने एप्पल को एक कंप्यूटर कंपनी से एक आइडियोलॉजी, एक सोच बना दिया। एप्पल उन लोगों का ब्रांड बन गया जो अलग सोचते हैं, जो क्रिएटिव होते हैं, जो स्टेटस को चैलेंज करते हैं। जब आप एक स्टारबक्स का कॉफी कप हाथ में ले रहे होते हो ना, तो आप सिर्फ कॉफी नहीं पी रहे होते हो। आप जब एक रॉलेक्स घड़ी हाथ पे पहनते हो तो सिर्फ आप टाइम नहीं देख रहे होते हो। ये चीज़ें आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती हैं। ये दुनिया को बताती हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप कितने प्रीमियम और लग्जरियस हैं। एप्पल ने आराम से पिछले 15-20 सालों में अपने आप को एक टेक कंपनी से एक लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड में बदल दिया है। उसके स्टोर्स को आप देखिए, वो इलेक्ट्रॉनिक दुकानों जैसे नहीं आपको लगेंगे, वो मॉडर्न आर्ट गैलरीज जैसे लगते हैं। मिनिमल डिज़ाइन होगा, कांच और स्टील का इस्तेमाल होगा, बड़ा एलिगेंट इस्तेमाल होगा। प्रोडक्ट्स को ऐसे डिस्प्ले किया जाता है जैसे वो कोई अनमोल गहने हो, ज्वेलरी हो। उनके एडवर्टीजमेंट आप देखिए, वो कभी स्पेक्स की, रैम की या फिर प्रोसेसर की स्पीड की बातें नहीं करते, वो बात करते हैं फीलिंग्स की। एक फ़ोटो जो आपके दिल को टच करता है, एक वीडियो जो आप अपनी फैमिली के साथ लेते हो और उसको आगे तक आप अपने पास रखते हो, आगे लेके जाओगे, एक मोमेंट जो आपने उस डिवाइस से कैप्चर किया हो, वो चीज़ें उनके एडवर्टीजमेंट में होती हैं। वो हार्डवेयर नहीं बेच रहे होते, वो मेमोरीज बेच रहे होते हैं। ये एप्पल का यूएसपी है, यही उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। वो टेक्नोलॉजी नहीं बेच रहे, वो मैजिक बेच रहे हैं और इसी मैजिक के लिए लोग प्रीमियम देने के लिए तैयार होते हैं। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल ब्रांडिंग है जिसे तोड़ना बाकी कंपनीज के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया है। आप सैमसंग का फ़ोन खरीदते हो उसके फीचर्स के लिए, दूसरे फ़ोन खरीदते हो उनके स्पेक्स के लिए, लेकिन आप एप्पल का फ़ोन खरीदते हो एप्पल के लिए। ये एक फ़ोन नहीं, एक स्टेटमेंट बन गया है और ये स्टेटमेंट 2007 में शुरू हुआ था। और आपको याद होगा उस वक्त फ़ोन्स कैसे होते थे, याद है नोकिया का राज था उस वक्त। छोटे छोटे स्क्रीन के फ़ोन होते थे, नीचे प्लास्टिक के बटन्स होते थे, कुछ अच्छे फ़ोन्स भी थे नोकिया के। बिजनेस क्लास लोग के पास ब्लैकबेरी होता था जिसके QWERTY कीबोर्ड्स पर लोग तेज़ी से टाइप करते थे। फ़ोन का मतलब था कॉल करना, मैसेज भेजना और शायद स्नेक जैसे गेम्स खेलना। PG कैमरास का दौर था वो। म्यूजिक सुनने के लिए अलग से iPod या फिर MP3 प्लेयर होता था। कुछ सोनी के वॉकमैन फ़ोन्स भी होते थे, बट मेजरली ये होते थे। फोटो खींचने के लिए अलग से डिजिटल कैमरा रखना पड़ता था और इंटरनेट कंप्यूटर भी चलता था। फ़ोन पर तो GPRS चलता था, आपको याद होगा। छोटी सी स्क्रीन पर वेब ब्राउज़र खुलता था जो इतना स्लो और बेकार होता था कि उसे बंद करके हम लोग रखते थे। दुनिया ऐसी थी, अलग अलग गैजेट्स अलग अलग काम के लिए उस वक्त हम लोग इस्तेमाल करते थे। और इसी बीच एप्पल के अंदर इससे पहले एक प्रोजेक्ट चल रहा था, एप्पल का सीक्रेट प्रोजेक्ट, जिसका कोड नेम था प्रोजेक्ट पर्पल। स्टीव जॉब्स को फ़ोन मार्केट से कहते हैं कि उस वक्त नफरत थी। उनको लगता था कि सारे फ़ोन्स बेकार हैं, एक ही जैसे। उन्होंने अपने बेस्ट इंजीनियर्स को एक टीम में डाला और उन्हें एक ही मिशन दिया, फ़ोन को रीइन्वेंट करना है। इस प्रोजेक्ट को इतना सीक्रेट रखा गया था कि कंपनी के अंदर भी लोगों को नहीं पता था कि क्या बन रहा है। टीम के मेंबर्स को एक अलग बिल्डिंग में लॉक कर दिया गया था। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि उन्हें अपने परिवार को, फैमिली को भी बताने की इजाज़त नहीं थी कि वो किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। प्रेशर इतना ज़्यादा था उन लोगों पे कि कई इंजीनियर्स ने अपना प्रोजेक्ट बीच में छोड़ दिया, कई शादियाँ टूट गई प्रेशर की वजह से, लेकिन जो टिके रहे वहाँ पे वो हिस्ट्री बना रहे थे। और फिर 9 जनवरी 2007 को सैन फ्रांसिस्को में एक आदमी स्टेज पे आता है
काली टर्टलनेक में, नीली जीन्स और आंखों पे ट्रांसपेरेंट चश्मा लगा के, ऑफ कोर्स स्टीव जॉब्स की बात कर रहा हूँ। कहता है कि टुडे वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस 3 रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स। पहला वाइड स्क्रीन आईपॉड विद टच कंट्रोल्स, लोगों ने तालियां बजाई। दूसरा रिवोल्यूशनरी मोबाइल फोन, और जोर से लोगों ने तालियां बजाई। तीसरा ब्रेक थ्रू इंटरनेट कम्युनिकेशन डिवाइस, लोग चलाने लगे। फिर वो रुकता है, स्क्रीन पे देखता है, ऑडियंस को देखता है और एक स्माइल के साथ बोलता है, an iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. उस एक सेकंड में स्टीव जॉब्स ने पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था। जो चीज़ उन्होंने स्टेज पे वहाँ पे दिखाई थी वो उस वक्त के लिए कोई साइंस फिक्शन से कम नहीं थी। एक फ़ोन जिसमें कोई बटन नहीं था, सिर्फ एक स्क्रीन थी, एक ऐसी स्क्रीन जिसे आप अपनी उंगलियों से चला सकते थे। पिंच टू जूम, स्वाइप टू स्क्रॉल, जो आप जानते हैं, ये सब चीज़ें जो आज हमें इतनी नॉर्मल लगती हैं उस दिन के लिए नॉर्मल नहीं थी। ब्लैकबेरी और नोकिया के इंजीनियर्स ऑडियंस में बैठे थे। ऐसा कहा जाता है कि आपस में बात करके हंस रहे थे। उन्हें लगता था कि बिना कीबोर्ड के फ़ोन को कौन खरीदेगा, स्क्रीन पर उंगलियों के निशान आ जाएंगे, देर से देर ख़राब हो जाएगी तो ऑफकोर्स फ़ोन फेल हो जाएगा। उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे स्टीव बॉलबेर। एक इंटरव्यू में हंसते हुए उन्होंने कहा था कि $500 का फ़ोन ये चलेगा नहीं। ब्लैकबेरी के सीईओ ने भी यही कहा था कि हम ठीक है यार, हमने कुछ देखा नहीं रात और हमें इसकी चिंता नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा। वो हंस रहे थे और जैसे आप भी ये जान के शॉक्ड हो गए कि जब पहला आईफोन आया तो उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग तक नहीं थी, वो बार बार क्रैश हो रहा था। बट आईफोन को एप्पल ने आगे जाके इतना रिफाइन किया कि अगले कुछ सालों में ब्लैकबेरी और नोकिया जैसे प्लेयर्स दोनों ही मार्केट से गायब हो गए और आज एग्जिस्ट ही नहीं करते। बट जैसे मैंने बताया कि पहला आईफोन परफेक्ट नहीं था, उसमें बहुत सारी खामियां थी, बहुत कमियां थी। उसमें 3G नहीं था, ऐप स्टोर नहीं था, आप वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर आईफोन में 2009 में आया। जैसे मैंने कहा कि एप्पल वो फीचर देता है आईफोन में जो उसके कंपटीटर के पास पहले ही होता है, 6 महीने पहले, 2 साल पहले तक होता है। लेकिन वो एप्पल के लिए एक लॉन्च पैड था। उसके बाद एप्पल ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हर साल एक नया आईफोन और हर नए आईफोन के साथ एक नई टेक जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बनती जा रही थी। इस एवोल्यूशन को 4 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहला आईफोन का ब्रेन, उसका दिमाग, ए सीरीज की चिप यानी आईफोन के प्रोसेसर। ये आईफोन की असली ताकत है जो दिखते नहीं। शुरुआत में एप्पल दूसरी कंपनीज के बनाए प्रोसेसर इस्तेमाल करता था, लेकिन 2010 में आईफोन 4 में उन्होंने अपना खुद का बनाया हुआ प्रोसेसर यूज किया, दी A4 चिप। ये गेम चेंजर था। अपने खुद का प्रोसेसर बनाने का मतलब था कि एप्पल अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक साथ एक दूसरे के लिए परफेक्ट बना सकता था। ये ऐसी चीज़ है जो एंड्रॉइड में कोई अचीव नहीं कर सका अब तक। गूगल सॉफ्टवेयर बनाता है, सैमसंग, ओप्पो, OnePlus, वीवो सब कंपनीज हार्डवेयर बनाती है। उनके बीच में वो परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, वो सिंक कभी बनता ही नहीं जो एप्पल अचीव कर पाता है। इसी वजह से कम रैम होने के बावजूद एक आईफोन हमेशा एंड्रॉइड फ़ोन से ज़्यादा स्मूथ और फास्ट चलता है। एप्पल अपनी कार के लिए अपना ही इंजन डिज़ाइन करता है, जबकि बाकी लोग इंजन कहीं और से खरीद के अपनी कार में फिट करते हैं। फिर आता है आईफोन की आंखें, उसका कैमरा। अब याद करो कि पहले फ़ोन्स के कैमरास कैसे होते थे, धुंधली बेकार सी फोटोज़। आईफोन ने कैमरा को इतना सीरियस लिया कि उसमें पॉइंट एंड शूट कैमरा मार्केट को लगभग ख़त्म ही कर दिया। हर साल उनका फोकस बेहतर लेंसेज, बेहतर सेंसर पर रहता है। लेकिन असली मैजिक शुरू हुआ कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी से, यानी अच्छी फोटो सिर्फ लेंस से नहीं आती बल्कि सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर की पावर से आती है। आईफोन 7 प्लस ऐसे फोटो ले सकता था जिसमें बैकग्राउंड ब्लर हो जा रहा था, बिल्कुल एक महंगे DSLR कैमरा की तरह। फिर आया नाइट मोड, जिसे कम रोशनी में फोटोग्राफी को बदल दिया। फिर सिनेमैटिक मोड, जिसने वीडियो रिकॉर्डिंग को एक प्रोफेशनल लेवल पे पहुंचा दिया। आज लोग मूवीज़ और म्यूजिक वीडियोस आईफोन पे शूट कर रहे होते हैं, बहुत सारे शूट होते हैं, पूरी फिल्म्स बन जाती है। इसके बाद आता है आईफोन की सोल, iOS और द ऐप स्टोर। अगर हार्डवेयर आईफोन की बॉडी है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है, उसकी सोल है, और इस सोल का नाम है ऑफ कोर्स iOS। सिंपल, साफ सुथरा, लेकिन बेहद इंट्यूटिव। शुरुआत में स्टीव जॉब्स ऐप स्टोर के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि बाहर के डेवलपर्स उनके परफेक्ट फ़ोन के लिए कोई ऐप्स बनाएं, लेकिन उन्हें मनाया गया। और जब ऐप स्टोर लॉन्च हुआ तो उसने एक नई इकोनॉमी क्रिएट कर दी। अचानक से डेवलपर्स के पास एक प्लेटफॉर्म आ गया जहां पर वो अपने ऐप्स को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते थे। गेम्स, सोशल मीडिया, प्रोडक्टिविटी टूल, फोटो एडिटिंग ऐप, हर चीज़ के लिए एक ऐप। देयर इज एन ऐप फॉर दैट। ये लाइन एक ग्लोबल फिनोमेना बन गई। आईफोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं रहा, वो एक प्लेटफॉर्म बन गया जिस पे नए बिजनेस, नई नौकरियां और नए फ्यूचर बन रहे थे। अब तक एप्पल डेवलपर्स को $320 बिलियन से ज़्यादा पे कर चुका है। इसने लाखों जॉब्स क्रिएट किए। इसके बाद आती है आईफोन की बॉडी, डिज़ाइन। शुरू से एप्पल का DNA सिंप्लिसिटी वाले डिज़ाइन का रहा है।
उनके जो चीफ डिज़ाइनिंग ऑफिसर थे जॉनी इव, उनकी फिलॉसफी थी कि अननेसेसरी जो भी चीज़ है उसको हटा दो। पहले आईफोन के मेटल और प्लास्टिक से लेकर आईफोन 4 के ग्लास और स्टील कैनवस डिज़ाइन तक, फिर आईफोन 6 का पतला कर्व डिज़ाइन, आईफोन X का बेजलेस स्क्रीन और नॉच, और अब आईफोन 17 का एडवांस लुक। हर डिज़ाइन ने इंडस्ट्री के लिए एक नया ट्रेंड सेट किया था। हर कोई उसी को कॉपी करता है जाके बाद में। वो टॉप नॉच मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सर्जिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील हो गया, एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम हो गया। इनकी फिनिशिंग इतनी परफेक्ट होती है कि फ़ोन हाथ में लेने पर एक प्रीमियम फील देता है। इस डिज़ाइन और फील के लिए भी लोग एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। लेकिन अब आता है एप्पल का सबसे पावरफुल टूल और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़, द इकोसिस्टम, या फिर इंडस्ट्री में ना लोग इसको द वॉल्ड गार्डन भी कहते हैं। एप्पल ने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाया, उन्होंने प्रोडक्ट्स की एक पूरी फैमिली बनाई है जो आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं सीमलेसली। आपके पास आईफोन है, आपने एयरपॉड्स खरीदे, बॉक्स खोला और बूम, वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन से कनेक्ट हो गए। कोई सेटिंग नहीं, कोई झंझट नहीं फालतू का। आपने एप्पल वॉच ली, वो आपके फ़ोन का एक्सटेंशन बन गई। आपने मैकबुक लिया, आप अपने फ़ोन से कनेक्ट उसको कर सकते हो, कॉल्स और मैसेज लैपटॉप पे देख सकते हो, सब कुछ भेज सकते हो। आप एक डिवाइस पर कॉपी करते हैं, दूसरे पे पेस्ट कर सकते हो। ये एक्सपीरियंस इतना सीमलेस है, इतना आसान है कि एक बार जब कोई इंसान इस इकोसिस्टम के अंदर चले जाता है ना, उसके लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। इसे लॉक इन इकोसिस्टम कहते हैं। आपका डेटा, आपकी फ़ोटोज़ iCloud पर है, आपका म्यूज़िक एप्पल म्यूज़िक पे, सब कुछ एप्पल के सिस्टम में बंध जाता है। और आपको एंड्रॉयड पर स्विच करना हो तो ये सब ट्रांसफ़र करना एक बहुत बड़ा सेटअप बन जाता है, लोग कर ही नहीं पाते। और इसी इकोसिस्टम के ऊपर उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल बनाया। उनका पैसा सिर्फ आईफोन बेचने से नहीं आता, वो आता है हाई मार्जिन हार्डवेयर से। वो महंगा फ़ोन बेचते हैं जिसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। फिर ऐप स्टोर कट से, कोई भी डेवलपर अगर ऐप स्टोर पे अपना ऐप बेचता है या फिर ऐप के अंदर कुछ बेचता है तो एप्पल उससे 15 से 30% कमीशन लेता है। ये एक सॉलिड कमाई का जरिया है। सर्विसेज, iCloud स्टोरेज, एप्पल म्यूजिक, एप्पल टीवी प्लस, एप्पल आर्केड, ये सब सब्सक्रिप्शन सर्विसेज हैं जो हर महीने एप्पल की तिजोरी में पैसा डालती रहती हैं, भरती रहती हैं। एप्पल का सर्विसेज बिजनेस इतना बड़ा हो गया है कि अगर वो एक अलग कंपनी होती तो फॉर्च्यून 500 लिस्ट में होती। और इस पूरे वॉल्ड गार्डन इकोसिस्टम की दीवारों को मजबूत करती है एक चीज़, एप्पल की प्राइवेसी और सिक्योरिटी। एप्पल शुरू से ही ना प्राइवेसी को एक फीचर के तौर पे बेचता आया है। उसका कहना है कि व्हाट हैपन्स ऑन योर आईफोन स्टेज ऑन योर आईफोन। उनका बिजनेस मॉडल आपका डेटा बेचने पे नहीं होता बल्कि आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने पे टिका होता है। इसे आमतौर पे आप समझो कि गूगल का बिजनेस मॉडल एडवर्टाइजिंग पर बेस्ड है। उन्हें आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है ताकि वो आपको बेहतर एड्स दिखा सके। इसीलिए एंड्रॉयड एक ओपन इकोसिस्टम है। एप्पल का इकोसिस्टम क्लोज्ड है। हर ऐप को ऐप स्टोर पे आने से पहले एक सख्त जांच से गुजरना पड़ता है। इससे वायरसेस और मालवेयर का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। आपके आई मैसेज और फेस टाइम कॉल्स एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं, यानी एप्पल भी उन्हें पढ़ या फिर सुन नहीं सकता। ये सिक्योरिटी और प्राइवेसी की प्रॉमिस खासकर आज की दुनिया में जहां डेटा लीक्स आम बात है, प्रीमियम कस्टमर्स के लिए एक बड़ा सेलिंग पॉइंट बन जाती है। इन सब फीचर्स के साथ एप्पल के पास दुनिया में सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट शेयर है। रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा पैसा फ़ोन बेच के एप्पल कमाता है पूरी दुनिया में। 40% से ज़्यादा मार्केट शेयर है एप्पल का, जबकि शिपिंग में सिर्फ 18 से 20% ये बेचते हैं। यानी फ़ोन्स कम बेचते हैं और पैसा ज़्यादा कमाते हैं। बट इनके कॉम्पिटिटर्स कमज़ोर नहीं है। सैमसंग डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में उनसे आगे रहता है। गूगल के पिक्सल फ़ोन्स के कैमरा सॉफ्टवेयर में उनसे बेहतर चीज़ें मिलती हैं। चाइनीज़ ब्रांड्स उनसे कम प्राइस में अच्छे फीचर्स देते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एप्पल फीचर्स की लड़ाई लड़ता ही नहीं है, वो एक्सपीरियंस की लड़ाई लड़ता है। और जब तक उनका हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस इकोसिस्टम का जोड़ उनके कॉम्पिटिटर से बेहतर रहेगा, तब तक उनका राज इस स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कायम रहेगा। लेकिन असली सवाल ये है कि आईफोन्स के बाद क्या? हर टेक्नोलॉजी का एंड होता है। पेजर गए, वॉकमैन गए, कीपैड वाले फ़ोन गए, एक दिन स्मार्टफोन्स भी चले जाएंगे। और एप्पल ये बात जानता है और शायद उनका अगला कदम है हमारी आंखों पे दी एप्पल विजन प्रो लगाना, लेकिन ये उसमें फेल हो गया। एक नए तरह का कंप्यूटर जिसे आप पहनते हो, जो डिजिटल दुनिया और असली दुनिया को साथ में मिला देता है। ये अभी महंगा है, परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल पहले आईफोन की तरह, एंड ये फेल हुआ है। एप्पल ने इसका प्रोडक्शन भी रोक दिया। हो सकता है कि अगले 10 सालों में आईफोन्स हमारी जेब से निकल के हमारे चेहरे पे आ जाए। हो सकता है आईफोन सिर्फ एक ब्रेन बन के रह जाए जो हमारे ग्लासेस में, वॉचेस में, हमारे हेडफोन्स को पावर दे। एप्पल हेल्थ टेक्नोलॉजी में भी बहुत इन्वेस्ट कर रहा है। एप्पल वॉच अब सिर्फ टाइम नहीं बताती, आपका ECG ले सकती है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल नाप रही है और गिरने पर इमरजेंसी सर्विस की कॉल कर रही है। फ्यूचर में शायद हमारे डिवाइसेस हमारी बीमारियों का पता हमसे पहले लगा लेंगे। रूमर्स है कि वो नॉन इन्वेजिव ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग पर भी काम कर रहे हैं। अगर ये हो पाता है तो ये मेडिकल साइंस में एक रिवॉल्यूशन की तरह हो सकता है। नॉन इन्वेजिव ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग का मतलब है बिना खून निकाले, बिना सुई चुभोए आपकी बॉडी का शुगर लेवल चेक करना। अभी डायबिटीज़ के पेशेंट को दिन में कई बार अपनी उंगली पर सुई चुभो के खून निकालना पड़ता है। अगर एप्पल ये ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेता है तो आपकी वॉच के ज़रिए
आप स्किन के कॉन्टेक्ट से, सिर्फ स्किन के कॉन्टेक्ट से अपना ग्लूकोज लेवल कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये डायबिटीज़ मैनेजमेंट में बड़ा काम होगा। ये एप्पल वॉच को एक फिटनेस गैजेट से लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइस बना देगा। अब आता है एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में एप्पल पीछे है और इसकी वजह है कि उनका अप्रोच अलग है। जहाँ दूसरी कंपनीज क्लाउड बेस्ड एआई पे फोकस कर रही हैं, एप्पल ऑन डिवाइस एआई यानी कि एप्पल इंटेलिजेंस पे जोर दे रहा है। उनका प्लान है कि ज़्यादा से ज़्यादा एआई प्रोसेसिंग जो है वो आपके फ़ोन पे ही हो, ताकि आपका डेटा प्राइवेट और सिक्योर रहे। ये एक लंबा और मुश्किल रास्ता रहेगा एप्पल के लिए, लेकिन अगर वो यहाँ पे सक्सेस होते हैं तो उन्हें प्राइवेसी में और आगे लेके चला जाएगा एंड यूज़र्स हो सकता है कि स्टैंड अलोन भी एप्पल इंटेलिजेंस आगे जाके यूज़ करने लगे। अब वापस आते हैं आज पर, नए आईफोन 17। आईफोन्स लॉन्च हो गए, 4 मॉडल्स आए हैं, आईफोन 17, 17 एयर, 17 प्रो और ऑफ कोर्स 17 प्रो मैक्स। इंडिया में इनकी सेल 26 सितंबर से शुरू हो रही है और इनकी कीमत ऑफ कोर्स प्रीमियम है। बेस मॉडल 83,000 रुपये से स्टार्ट हो रहा है, प्रो मैक्स स्टार्ट होता है 1.5 लाख से। जब रिव्यू नेट इनके आएंगे तब मैं आपके लिए इनका रिव्यू लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, टेक केयर।